डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथ्स इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 के पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन किए थे। उस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था क्रेमर का नियम। क्रेमर के नियम से हमने समीकरण निकाय को हल किया था। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 प्रश्न किए हमने। अब हम आज एक अगला सिद्धांत है, यहाँ पर आव्यूह का सिद्धांत। आव्यूह सिद्धांत को समझकर उन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आव्यूह सिद्धांत की सहायता से हम समीकरण निकाय का हल ज्ञात करेंगे। यह समीकरण निकाय हल करने की दूसरी विधि है। तो क्या होगा इसमें, जैसे मान लिया आपको समीकरण निकाय दे रखा है। समीकरण निकाय आपको समीकरण निकाय दिया हुआ, मान लिया a11x प्लस a12y प्लस a13z इज इक्वल टू b1। दूसरा है a21x प्लस a22y प्लस a23z इज इक्वल टू b2। a31x प्लस a32y प्लस a33z इज इक्वल टू b3। अब आपको इस प्रकार कोई भी 3 चरों वाला रेखिक समीकरण निकाय दिया होगा। अब उसको हल करने की एक विधि हम पढ़ चुके हैं क्रेमर नियम से, और दूसरी विधि यहाँ पर आपके आव्यूह सिद्धांत से। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण निकाय से आव्यूह रूप में लिखेंगे। आव्यूह रूप क्या होगा इसका, गुणांकों को आव्यूह में लिखना, हमें गुणांकों का आव्यूह बनाना है। आव्यूह रूप क्या बनेगा, देखो ये आव्यूह बनेगा, मैट्रिक्स बनेगी। मैट्रिक्स क्या बनेगी, जो गुणांक दे रखे हैं गुणांक से हम मैट्रिक्स बनाते हैं। देखो गुणांक से मैट्रिक्स बनाए हम a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये बन गई एक मैट्रिक्स, ये गुणांकों की मैट्रिक्स है। इनटू चर का मैट्रिक्स x y z इज इक्वल टू, फिर मैट्रिक्स बनेगा अचर पदों का मैट्रिक्स b1 b2 b3। इस प्रकार हम दिए गए समीकरण निकाय को मैट्रिक्स के रूप में लिख देंगे, आव्यूह के रूप में लिख देंगे। अब मान लिया ये जो है हमारे पास गुणांकों का मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं हम कैपिटल A, और ये चरों का जो मैट्रिक्स इसको मान लेते हैं हम कैपिटल X इज इक्वल टू, ये अचर पदों का मैट्रिक्स इसको मान लें कैपिटल B। तब चर का मान ज्ञात करना है, तब X इज इक्वल टू हो जाएगा, A को उधर ले जाएंगे तो होगा A इनवर्स B। x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x का कैपिटल X का मतलब होता है x y z का आव्यूह, x y z का मैट्रिक्स। तो हम x y और z का मान ज्ञात करने के लिए इस तरीके को काम में लेंगे, जिसमें a इनवर्स b, आपको पहले a का इनवर्स याद करना पड़ेगा और a का इनवर्स याद करना पड़ेगा, मतलब मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात करना पड़ेगा। व्युत्क्रम नहीं, मैट्रिक्स ज्ञात करनी पड़ेगी। तो व्युत्क्रम में मैट्रिक्स ज्ञात करने का तरीका आपने पहले पढ़ा है। आप पहले एडजेंट ए ज्ञात करेंगे, एडजेंट ए ज्ञात करने के बाद में ए इनवर्स का सूत्र लगा देंगे, इसमें मान रखकर b से गुणा करके x y z के मान ज्ञात कर लेंगे। अच्छी तरह समझ में आपको जब हम प्रश्न करेंगे तब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग कर निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल कीजिए। इसके 4 प्रश्न हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन 4 प्रश्नों में फर्स्ट और सेकंड तो है 2 चरों वाले, और थर्ड और फोर्थ है आपके 3 चरों वाले। तो हम यहाँ पर 2 प्रश्न करेंगे, एक तो करेंगे 2 चरों वाले का और एक करेंगे 3 चरों वाले का, और बचे 2 प्रश्न आप करेंगे। तो पहले लेते हैं 11th का फर्स्ट प्रश्न, 11 का फर्स्ट। क्या है 11 का फर्स्ट, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। हमें हल करना है, हल किस सिद्धांत से करना है, आव्यूह सिद्धांत से। आव्यूह सिद्धांत से हल करना है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दी गई समीकरण जो निकाय है, दिया गया समीकरण निकाय में है, वापस लिखता हूँ इधर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 को आव्यूह रूप में लिखेंगे। आव्यूह रूप में क्या हो जाएगा, पहले जो गुणांक है यहाँ पर 2, -1, 3, 4, इसका मैट्रिक्स बनाएंगे 2, -1, 3, 4। तो ये बन गया यहाँ पर गुणांकों का मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स बनेगा चर का। चर कौन कौन से यहाँ पर, चर x और y इज इक्वल टू अचर पदों का मैट्रिक्स -2 एंड -3। ये हो गया आव्यूह रूप में। अब जहाँ हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, ax इज इक्वल टू बी, ax इज इक्वल टू बी, देन x इज इक्वल टू a इनवर्स b। नंबर 1 डाल देते हैं यहाँ पर। अब हम a इनवर्स याद करने के लिए मैं a को लिखता हूँ वापस इधर। a इज इक्वल टू आपके पास है 2, -1, 3, 4। अब a का a इनवर्स याद करना है तो पहले हम सारणिक 1 का मान ज्ञात करते हैं। सारणिक 1 का मान क्या आएगा, 2 × 4 8 माइनस 3 × -1 तो माइनस प्लस 3, 8 और 3 11, 11 इज नॉट इक्वल टू 0। हमने पहले पढ़ा है कि सारणिक के का मान अगर 0 होता है तो ए इनवर्स का अस्तित्व तो नहीं रहता है, ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और यदि सारणिक का मान 0 नहीं है तो हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारणिक का मान 0 नहीं है, इसलिए हम क्या ज्ञात करेंगे, ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो ए इनवर्स ज्ञात करेंगे तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सारणिक का मान हमने ज्ञात कर लिया, हमें एडजेंट ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एडजेंट ए। और हम जानते हैं कि 2 क्रम की अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें 2 ही पंक्तियां हो और 2 ही कॉलम हो, इस प्रकार की मैट्रिक्स का एडजेंट ज्ञात करना बहुत आसान होता है। क्या होता है एडजेंट ए, एडजेंट ए हो जाएगा इसका, हम केवल क्या करते हैं, आगे वाला विकर्ण, अग्र विकर्ण बोलते हैं इसको। इस अग्र विकर्ण में क्या करेंगे हम, अग्र विकर्ण जो है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला विकर्ण, इसका स्थान बदलते हैं। तो 4 और 2 दोनों का स्थान, 2 चला गया 4 के स्थान पर, 4 चला गया 2 के स्थान। और पश्च विकर्ण का निशान बदलते हैं। 3 प्लस का है तो माइनस का 3 हो जाएगा, और 1 माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आ गया एडजेंट ए। अब हम सीधा जानते हैं ए इनवर्स का सूत्र, लिख दो सूत्र पहले, वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ए अपॉन सारणिक ए का मान इज इक्वल टू एडजेंट ए, सारणिक ए का मान आ गया 11 और सारणिक एडजेंट ए क्या आया, एडजेंट ए है आपके पास 4, 1, -3, 2। इस प्रकार ये आपके पास आ गया ए इनवर्स। नंबर डाल दो इसको 2। बी कहाँ है, बी आपके पास है ये -2 और 3। दोबारा लिख देता हूँ, बी इज इक्वल टू यहाँ है आपके पास -2 और 3। बी क्या होता है, अचर पदों का मैट्रिक्स होता है। नंबर 3 ए इनवर्स भी है, बी भी है, तो हम समीकरण 1, 2 व 3 से अब हम क्या करेंगे, 2 व 3 से मान 1 पर रखेंगे। x इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स कितना है 1/11 इंटू मैट्रिक्स 4, 1, -3, 2 इंटू बी, बी क्या है -2 और 3। अब हम ए इनवर्स जो दोनों जो मैट्रिक्स बनी है इन दोनों का गुणा करेंगे। तो हम इसको गुणा करते हैं, तो x इज इक्वल टू 1/11, दोनों मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो फर्स्ट की रो लेंगे, सेकंड का कॉलम लेंगे। कॉलम एक ही है तो 4 का गुणा होगा -2 से, तो -8 प्लस 1 का गुणा 3 से, 1 × 3 3। फिर सेकंड रो लेंगे, -3 का गुणा -2 से तो प्लस का 6, और 2 का गुणा 3 से प्लस का 6। दोबारा देख लीजिए, -3 और -2 प्लस 6, 2 और 3 प्लस 6। दोबारा x इज इक्वल टू 1/11 और ये आ जाएगा -5 और 12, 11 का अंदर भाग लगा देते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -5/11 और 12/11। और x की भी वैल्यू, कैपिटल X की वैल्यू है, स्मॉल जो चर दे रखे हैं x और y, तो ये हो गए आपके -5/11 और 12/11। अब दोनों तरफ 2
अभी हमने 11वीं का पहला प्रश्न किया, 11वीं का दूसरा सेम ऐसा ही है। पहले हम क्या करेंगे, 2 और 3 का उधर पक्षांतरण करना पड़ेगा, उसके बाद एज इट इज फर्स्ट की तरह। अब थर्ड और फोर्थ दोनों सेम प्रश्न हैं, 3 चरों वाले हैं, तो हम इनको करेंगे, दोनों में से एक को करेंगे, तो हम तीसरा ही करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या देखिए आप, x प्लस, हल सीधा हल में लिखते हैं, इसको सॉल्व करना है। x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -1। ये 3 समीकरण दे रखे हैं आपको। अब इन तीनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, अवयव के रूप में लिखते हैं। अवयव रूप में क्या होगा, मैट्रिक्स बनेगा, पहले गुणांकों का मैट्रिक्स। तो गुणांक क्या है, फर्स्ट पंक्ति के गुणांक है 1 1 -1, दूसरी पंक्ति के गुणांक है 3 1 -2, तीसरी पंक्ति के गुणांक 1 -1 -1। और ये आ जाएगा यहाँ पर चर कितने, 3 चर है, x भी है, y भी है और z भी है, 3 चर आएंगे, इज इक्वल टू अक्षर पदों का मैट्रिक्स। अक्षर पद क्या क्या है, 1 3 एंड -1। कहाँ से आया ये अक्षर पद, ये रहे, जिसको हम लिखते हैं ax इज इक्वल टू b। और जहाँ, ये भी लिख दो आप, जहाँ a क्या है, ये आपके सामने रहा, ये 1 1 -1 3 1 -2 1 -1 -1। और x क्या है, x इज इक्वल टू है x y एंड z, एंड b क्या है, b इज इक्वल टू है 1 3 -1। तो इस प्रकार ये सबके मान आ गए। अब हम यहाँ पर इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास a इनवर्स b नंबर 1। अब हमें a इनवर्स याद करना है। a इनवर्स याद करने के लिए हम पहले सारणिक 1 का मान याद करेंगे। सारणिक 1 का मान इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है आपके सामने रही, मैट्रिक्स के संबंधित सारणिक बनाएंगे। सारणिक का मान याद कर रहे हैं तो हल करेंगे। हम प्रथम पंक्ति के लिए हल करते हैं, तो 1 के लिए हल करेंगे, तो 1 इंटू 1 का गुणा -1 से -1 माइनस प्लस माइनस -2, फिर दूसरा पद माइनस का आएगा -1, ये भी हटाएंगे, 3 का गुणा -1 से -3 माइनस प्लस 2 एंड -1, तीसरा पद है -1 के लिए हल करेंगे, -3 -1। अब आगे हल करते हैं, 1 -3 -1 -1 -1 -4 -3 +1 +4, 4 और 1 5, 5 + 3 के 2। तो सारणिक 1 का मान आ गया, सारणिक a इज इक्वल टू 2, सारणिक a इज इक्वल टू 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो सारणिक का मान 0 नहीं है, इसलिए हम a इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब हम a इनवर्स याद करेंगे, और a इनवर्स याद करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें सभी अवयवों के, ये 3 क्रम का मैट्रिक्स है, इसलिए हमें सबका अलग अलग यहाँ सखंड याद करने पड़ेंगे। सभी अवयवों के सखंड याद करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। अब हम यहाँ पर सभी अवयवों के सखंड याद करेंगे। तो सबसे पहले याद करेंगे a11 कौन है, a11 इज इक्वल टू 1 का सहखंड, और a11 का सहखंड याद करेंगे। सहखंड में क्या आएगा, देखो आप, तो a11 इज इक्वल टू 1 का सहखंड। तो सहखंड याद करने के लिए 1 का सहखंड, तो 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में निरस्त हो जाएगा, और ये बनेगा सारणिक, ये सारणिक बनेगा। तो इज इक्वल टू सारणिक क्या बनेगा इसका, समझ लेते हैं इसको, 1 -2 -1 -1। और यहाँ आता है सम है, अगर ये 1 1 का योग सम होता है तो प्लस होता है, और 1 1 का यहाँ अवयव के क्रम का योग अगर माइनस होता है तो विषम होता है तो माइनस होता है। तो ये हो जाएगा प्लस, हल करो, -1 -2 इज इक्वल टू -3।
ये आ गया A11 का सखंड। इसी प्रकार हम लेते हैं अब इधर A12 का सखंड, A12 का सखंड, इसका सखंड 1 और 2 3 विषम है इसलिए माइनस आएगा, और इसका 1 2 का सारणिक क्या बनेगा, ये भी जाएगा ये भी जाएगा, 1 रो जाएगी, दूसरा कॉलम जाएगा, फिर बचेगा 3 -2, मैं लिखता हूँ इधर 3 -2 1 -1। हल करेंगे तो -3 +2 फिर आ जाएगा -1 = 1। तो A12 का सखंड आ गया 1। नेक्स्ट A13 का सखंड, A13 का सखंड क्या आएगा, 1 और 3 का योग 4 होता है जो सम है, प्लस आएगा, और 1 3 के लिए 1 रो गई 3 कॉलम गया, बचा क्या 3 1 1 -1। हल करेंगे इसको तो क्या आएगा -3 -1 = -4। इसी प्रकार A21 का सखंड = 21 का सखंड, तो ये दूसरी रो जाएगी, पहला कॉलम जाएगा, बचेगा क्या 1 -1 1 -1 -1 हल करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो 2 और 1 विषम है, यहाँ माइनस आएगा, देखो ध्यान चूक जाते हैं अपन, 2 और 1 का योग 3 होता है, 3 विषम है इसलिए माइनस आएगा, = हल करेंगे इसको तो -1 +-1 दोनों का योग -2 तो +2। अब इसको यहाँ से हटाते हैं हम। A22 का सखंड, A22 का सखंड क्या आएगा, 2 और 2 4 प्लस दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम दोनों निरस्त हो जाएंगे, तो क्या आएगा देखो इसका A22 के लिए बनेगी सारणिक 1 -1 1 -1। हल करते हैं इसको तो आएगा -1, इसका से गुणा करेंगे तो +1 = 0। इसी प्रकार A23 का सखंड 2 और 3 5 माइनस और 2 3 A23 का सारणिक बनेगा 1 1 और दूसरा रो होगा 1 -1। हल करते हैं इसको तो -1 +1, ये भी क्या हो जाएगा 0। देखिए ये क्या हुआ, 1 का गुणा -1 से -1 और 1 का गुणा 1 से, और सूत्र का क्या आएगा माइनस आएगा, तो यहाँ प्लस नहीं होकर क्या आएगा माइनस आएगा, तो ये आएगा -1 दोनों जुड़ जाएंगे तो -2 = 2। फिर A31 का सखंड, A31 का सखंड क्या बनेगा, 3 और 1 4 तो प्लस आएगा, तो 31 का जो है सारणिक बनेगा 1 -1 1 -2। हल करेंगे इसको तो -2 × +1 = -1। इसी प्रकार A32 का सखंड = 3 और 2 5 विषम माइनस और 3 2 का जो बनेगी सारणिक 1 -1 3 -2 माइनस गुणा करेंगे, इसको हल करेंगे तो आएगा -2 + 3 देन -1। लास्ट बचा एक अवयव और A33 का सखंड = 3 और 3 6 प्लस 6 सम है इसलिए प्लस हो जाएगा, और इसका बनता है 1 1 3 1। हल करो इसको तो क्या आएगा 1 - 3 = -2। तो ये सभी अवयव जो हमारा मैट्रिक्स A था उसके सभी अवयवों का हमने क्या ज्ञात कर लिया, सखंड। अब हम सखंड की सारणिक बनाएंगे, क्या बनाएंगे सखंड की सारणिक। अब हम यहाँ सखंड की सारणी बनाएंगे और सारणी को नाम देंगे हम C। तो क्या हो जाएगा देखो C = सारणी एक मैट्रिक्स बनेगी, और मैट्रिक्स में क्या होगा A11 का सखंड, सबसे पहले A1 का सखंड ज्ञात किया था वो मैंने यहाँ से मिटा दिए हैं। सखंड आपने याद रखे हैं, उसको कॉपी में नोट करेंगे तब पता रहेगा आपके सामने। तो उसका सखंड आया था -3, दूसरे रो का सखंड आया 1, तीसरे का सखंड आया -4, फिर 2 0 और 2, फिर
A31 का सखंड आया -1, -1 और -2, ये सारे सखंड की सारणी बन गई। अब हमें याद करना एडजेंट ए, और एडजेंट ए होगा सी का परिवर्त। जब हमने पहले पढ़ा था वहाँ बी काम में लेते थे, यहाँ बी नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा सी। क्यों लिखा सी? क्योंकि बी तो यहाँ हमारे सूत्र में आ रहा है, इसलिए मैंने सी लिखा है। इसका परिवर्त मैट्रिक्स याद करते हैं, तो प्रथम पंक्ति को प्रथम रो बनाएंगे, -3 1 -4 2 0 2 -1 -2, ये हो गया एडजेंट ए। देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, हम जानते हैं एडजेंट ए अपॉन सारणिक ए का मान। अब हम सूत्र मान रखते हैं इधर, तो क्या होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू सारणिक ए का मान आया था 2, इसलिए 1/2, और एडजेंट ए का मैट्रिक्स क्या बना, -3 2 -1 1 0 -1 और -4 2 -2, ये बन गए आपके ए इनवर्स। अब सूत्र है हमारा, समीकरण 1 में लिखा था हमने सूत्र, उसमें मान रखते हैं, समीकरण 1 में मान रखें हम x इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स हो गया 1/2 -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 -2, ये तो ए इनवर्स इंटू बी। बी की सारणिक थी हमारे पास, मैट्रिक्स थी हमारे पास, यहाँ से बनी हुई थी 1 3 -1। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, जैसे कि पहले गुणा किया था, इज इक्वल टू 1/2 अपनी जगह पर, -3 का गुणा 1 से -3, 2 का गुणा 3 से +6, -1 का गुणा -1 से +1। ये हो गया प्रथम पंक्ति का गुणा प्रथम स्तंभ से। स्तंभ एक ही है, इसलिए गुणा करने के बाद भी स्तंभ एक ही बनेगा। और दूसरी पंक्ति का गुणा करते हैं हम, 1 का गुणा 1 से 1, 0 का गुणा 3 से 0, -1 का गुणा -1 से +1, फिर -4 का गुणा 1 से -4, 0 का गुणा 3 से 0, सॉरी -4, फिर 2 का करना, 0 का नहीं करना। क्या किया अभी हमने, -4 का गुणा किया 1 से, -4, 2 का गुणा करेंगे 3 से +6, और -2 का गुणा करेंगे -1 से +1। हल करें इसको तो क्या बनेगा, 1/2 की जगह पर ये हो जाएगा 6 और 1 7, 7 + 3 ये 4, 1 और 1 2, और 6 और 7, 7 + 4 ये 3, और अब इसके अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू मैट्रिक्स 4/2, 2/2 और 3/2। बट्टा 2 कहाँ से आया, बाहर वाला जो /2 था वो अंदर चला गया। देन x के मान कितने हैं, x y z इज इक्वल टू 4 में 2 का भाग दिया 2, 1 और 3/2। तो इस प्रकार दोनों मैट्रिक्स समान है, तो संगत अवयव बराबर हो जाएंगे, x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर 3/2। इस प्रकार आपको आव्यूह सिद्धांत से इस प्रश्न के जो चरों का, इस प्रश्न का हल तो था, चरों का मान मिल गया हमें। यही इस प्रश्न का आंसर है। आप इसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ z का जो मान वो सही नहीं आ रहा है, हमने कहा मिस्टेक देखो यहाँ मिस्टेक हो रही है हमारे यहाँ से, -2 का गुणा -1 से करेंगे तो +2 आएगा। मैंने यहाँ लिखा ना +1, यहाँ +2 आएगा, यहाँ +2 आएगा तो 6 और 2 8, 8 में 4 गए, यहाँ 3 की जगह 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा तो यहाँ भी 4/2 आएगा, और 4/2 आएगा तो यहाँ क्या आएगा 2। मैं 3/2 को हटाकर ये 3/2 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 2। 1 तो ऊपर वाला है और 4/2 का ही आएगा 2 आया, तो z का मान भी क्या आएगा, यहाँ पर 3/2 नहीं आएगा, z का मान आएगा 2। इस प्रकार x का मान 2, y का मान 1 और z का मान 2। ये इस प्रश्न का आंसर है। ये हमने 11 का तीसरा किया है, 11 का चौथा। आप इसी प्रकार आप खुद करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, यदि A मैट्रिक्स हो तो A इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा निम्नलिखित समीकरण रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। हमें A इनवर्स भी ज्ञात करना है, A हमें दे रखी है और इसी की सहायता से हमें इस जो समीकरण निकाय दे रखा है इसका हल ज्ञात करना है।
तो हम पहले जो ए दे रखा है उसका ए इनवर्स याद करेंगे। तो इसको हल करना शुरू करते हैं। सॉल्व। ए क्या दिया हुआ है? ए दिया है आपको 1 - 2 0 2 1 3 0 - 2 1। अब इसका इनवर्स याद करना हमें। ए इनवर्स याद सबसे पहले इसका मान याद करते हैं, सारणिक ए का मान। सारणिक ए का मान क्या आएगा? हम प्रथम पंक्ति के लिए हल करते हैं तो 1 × 1 के लिए हल करेंगे तो 1 वाली पंक्ति भी जाएगी, कॉलम भी जाएगा, गुणा करेंगे 1 का 1 से 1 + 6 इज इक्वल टू आ गया 1 + 6। 1 के लिए हल किया, फिर माइनस ऑलरेडी है और माइनस सूत्र का +2 × 2 × 1 2 0 × 3 0 +0 0 को गुणा करेंगे किसी से 0 ही आएगा, इसलिए इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। 1 × 7 7 +2 × 2 4 इज इक्वल टू 11। तो सारणिक ए का मान आ गया 11 जो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको ज्ञात कर सकते हैं इनवर्स को। अब ए इनवर्स याद करने के लिए हम सबसे पहले A11 इज इक्वल टू 1 का सखंड, और सखंड याद करने के लिए हम 1 and 1 का योग 2 2 होता है, सम संख्या इसलिए यहाँ प्लस आएगा, प्लस 1 and 1 के लिए ये भी गया, सारणिक क्या बनेगी 1 3 - 2 1। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 1 का गुणा 1 से 1 और +6 इज इक्वल टू 7। इसी प्रकार A12 का सखंड इज इक्वल टू क्या बनेगी? A12 का सखंड का सारणिक, इसका सारणिक बनेगी पहली पंक्ति खत्म और दूसरा कॉलम खत्म, और 1 और 2 का योग 3 माइनस आएगा, और इसकी सारणिक बनेगी 2 3 0 1। हल करेंगे इसको तो आएगा -2 - 0, -12 का गुणा किया 2 का 1 से 2 -0 इज इक्वल टू -2। A13 का सखंड तो क्या आएगा? इसका सखंड आएगा 1 3, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, और सारणिक बनेगी इसकी 2 1 0 -2, और 1 और 3 का योग 4 इसलिए आएगा प्लस इज इक्वल टू -4 -0। यह आ गया 1 वाली पहली पंक्ति के अवयवों के सखंड। अब लेंगे A21 का सखंड। A21 का सखंड आएगा 2 और 1 का योग 3 3 विषम, और दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ गायब, तो बनेगा क्या? -2 0 और -2 1। हल करो इसको तो आएगा -2 -0 इज इक्वल टू 2। A22 का सखंड आ जाएगा इसका, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, तो इसकी सारणिक बनेगी 1 0 प्लस आएगा इसके बाद 1 0 0 1। क्या दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ गायब, 1 0 0 1। हल करेंगे 1 का 1 से गुणा 1 -0 इज इक्वल टू 1। देन A23 का सखंड, A23 का सखंड क्या आएगा? A23 का सखंड आएगा दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ गायब करेगा, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ गायब, बचा क्या है? 1 - 2 0 -2, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर हल करेंगे तो -2 + 0 इज इक्वल टू -2। A31 का सखंड क्या आएगा? A31 का सखंड आएगा तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ गायब, और ये देखिए 2 और 3 5 थे, या माइनस आएगा, थोड़ा ये ध्यान जल्दबाजी नहीं करनी है, माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, यह माइनस आएगा और ये माइनस होगा, प्लस 3 1 4 प्लस तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ गायब, फिर क्या बचेगा यहाँ पर? तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ गायब, तो -2 0 1 3। हल करेंगे तो -6 -0। फिर A32 का सखंड, तीसरी पंक्ति और 2 का योग 5 इसलिए आएगा माइनस, विषम संख्या माइनस आ जाएगा। इसका सखंड तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ कैंसिल करेंगे, तीसरी दूसरा स्तंभ, फिर बचेगा क्या अवयव? 1 0 0 सॉरी 2 and 3, 0 नहीं आएगा, ये आएगा 2 1 0 2 3।
तो -3 माइनस 0 इज इक्वल टू -3। फिर इसी प्रकार A33 का सखंड क्या आएगा, A33 का सखंड आएगा प्लस तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 1 - 2 2 1 हल करेंगे तो 1 + 4 इज इक्वल टू 5। सभी के सखंड आ गए। अब हम इसको लिखेंगे सखंडों का मैट्रिक्स C इज इक्वल टू पहला अवयव का सखंड A11 का सखंड 7, दूसरे अवयव का सखंड -2, तीसरे अवयव का सखंड -4, फिर दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का 2, फिर यहाँ से 1 और यहाँ से +2, तीसरी पंक्ति के -6, -3 और 5, यह आ गया C। देन एडजेंट A इज इक्वल टू एडजेंट A ज्ञात करेंगे तो आएगा C का परिवर्त। तो इसका परिवर्त करेंगे हम, इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति बन जाएगा पहला स्तंभ, तो 7 -2 -4 2 1 2 -6 -3 5, ये बन गया आपका एडजेंट A। अब हम लगाएंगे A इनवर्स का सूत्र। A इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट A अपॉन सारणी के एक का मान इज इक्वल टू, सारणी के एक का मान क्या आया था, सारणी के एक का मान आया था 11, तो आएगा 1/11 और एडजेंट A का मैट्रिक्स क्या है, एडजेंट का मैट्रिक्स है 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 और 5, ये दे रखा आपको A इनवर्स याद कर लिया अभी हमने। तो पहला प्रश्न यही था आपके, A है तो A इनवर्स याद कीजिए, तो फर्स्ट आंसर आ गया आपके पास। अब आगे लिखा है रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए, हमें इसकी सहायता से ही इनको हल करना है। देखो क्या आ जाएगा, अब हम इसको समीकरण निकाय लेते हैं। समीकरण निकाय क्या क्या दे रखा आपको, समीकरण निकाय है x - 2y इज इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ इसमें 2y है, इसमें z है, इसमें भी z है, मतलब चर यहाँ 3 हैं। कितने चर है, 3, परंतु यह x y z का पद नहीं है, तो यह z का पद नहीं है, इसका मतलब z का मान यहाँ क्या है, 0। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर +0z इज इक्वल टू 10। दूसरा समीकरण है 2x + y + 3z इज इक्वल टू 8। तीसरा समीकरण x का पद नहीं है, इसलिए आएगा 0x - 2y + z इज इक्वल टू 7। ये 3 समीकरण निकाय आपके सामने हो गए। अब इन तीनों समीकरण निकाय को हल करना है, तो इसको हम पहले आव्यूह रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, आव्यूह रूप में लिखते हैं। आव्यूह रूप में लिखने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको आव्यूह रूप में लिखते हैं, तो आव्यूह बनेगा इसका, फर्स्ट आव्यूह बनता है इसका जो हम लिखते हैं इनके गुणांकों का आव्यूह 1 - 2 0 1 - 2 0। दूसरा लाइन में पंक्ति होगी 2 1 3 2 1 3, और ये होगी 0 - 2 1, और ये हो जाएगी x y z, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके 10 8 7। अब ये उसको आव्यूह रूप में लिख दिया हमने। अब यहाँ देखिए, अब ये जो मैट्रिक्स बनी है, ये मैट्रिक्स आपको प्रश्न में दे रखी है 1 - 2 0 2 1 3 0 - 2 1, बिल्कुल हूबहू मार्क्स दे रखी है आपको। तो इसको हमने एक दे रखा नाम, हम भी ये दे देते हैं, ए ही देते हैं हम, x इज इक्वल टू बी, देन x इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब A इनवर्स की जरूरत होती है यहाँ पर, और A इनवर्स हमने ज्ञात कर लिया। अब आपको दोबारा A इनवर्स ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, इसी A इनवर्स का उपयोग हम यहाँ करेंगे। देन x इज इक्वल टू A इनवर्स 1/11, और A इनवर्स 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 5। A इनवर्स इंटू B, B क्या है इसका, B है 10 8 7, दोनों को गुणा करेंगे हम, किया जाएगा 1/11 अपने स्थान पर गुणा कर रहे हैं हम। 7 का गुणा 10 से 70, प्लस 2 का गुणा 8 से 16,
-6 का गुणा 7 से -42, फिर -2 का गुणा 10 से -20, 1 का गुणा 8 से +8 माइनस का 21, -4 से -40, 2 से 16, 5 से 35। इसको हल करेंगे तो 1/11 प्लस प्लस को जोड़ दो 76 -42, माइनस माइनस जोड़ देते हैं यहाँ पर हम, तो क्या आएगा माइनस के 41 प्लस 8, फिर माइनस के 40 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे 51। अब इनको हल करते हैं, देन x इज इक्वल टू 1/11, 1/11। देखो यहाँ थोड़ा गुणा करते समय मिस्टेक है हमारी, 8 दूनी यहाँ 16 आएगा, यहाँ पर 16 आएगा यहाँ पर, तो फिर ये आएगा 86 आएगा। तो हल करने पर फिर यहाँ जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे, प्लस का 86 माइनस का 42, तो आ जाएगा 44, फिर -41 और प्लस के 8, यहाँ जाएंगे माइनस के 33, माइनस का 33 और -40 प्लस 51 हो जाएगा 11। x इज इक्वल टू, मान भाग लगा देते हैं अंदर, तो हो जाएगा 44/11 -33/11 और 11/11, और x का मान रखते हैं XYZ। ये हो जाएगा 44/11 4 -3 और 1, दोनों मैट्रिक्स को बराबर करेंगे तो x बराबर 4, y बराबर -3 और z बराबर 1। यही इस प्रश्न का आंसर है, सेकंड आंसर। तो आपको समझ में आया होगा, जो ए दे रखा है वही ए का इन्वर्स ज्ञात किया और वही इन्वर्स हमें समीकरण निकाय को हल करने में काम आया। इसी प्रकार के आगे के प्रश्न भी सेम ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अवयवों, 2 अवयव दे रखे हैं आपको, का गुणनफल ज्ञात कीजिए, इसकी सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो आपको 2 समीकरण, 2 मैट्रिक्स दे रखी है और दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो मान लेते हैं पहला मैट्रिक्स तो हमें क्या दे रखा है, ए, दूसरा मैट्रिक्स तो दे रखा है बी। इसको हल करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स को मान लें हम ए और दूसरा मैट्रिक्स मान लें बी, और दोनों का करेंगे हम गुणनफल। तो फर्स्ट मैट्रिक्स को लिखेंगे इधर -4 4 4, -7 1 3, 5 -3 -1, ए इंटू बी, बी क्या है 1 -1 1, 1 -2 -2, 2 1 3। अब ए बी का गुणा करेंगे, ए बी इज इक्वल टू, करो गुणा करें इसको, प्रथम पंक्ति का गुणा प्रथम स्तंभ से, फिर प्रथम पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से, और फिर प्रथम पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से। फिर इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को लेंगे और इसी प्रकार तीसरी पंक्ति को लेंगे। तो हम लेते हैं फर्स्ट टाइम प्रथम पंक्ति को, तो -4 का गुणा 1 से -4, प्लस 4 का गुणा 1 से +4, 4 का गुणा 2 से +8। ये तो हो गया प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का गुणा। अब प्रथम पंक्ति और दूसरे स्तंभ का गुणा करेंगे तो -4 × -1 4, 4 × -2 -8, 4 × 1 +4, फिर प्रथम पंक्ति का तीसरे स्तंभ से -4 × 1 -4, 4 × 2 -8, 4 × 3 +12। दूसरी पंक्ति क्या करेंगे इसी प्रकार, तो -7 का गुणा 1 से -7, प्लस 1 का गुणा 1 से 1, प्लस 3 का गुणा 2 से 6, -7 का -1 से 7, प्लस का 7, 1 का -2 से -2, और 3 का 1 से +3, -7 का 1 से -7, 1 का -2 से -2, +9। अब तीसरी पंक्ति को लेंगे हम, 5 का गुणा करेंगे हम 1 से 5, -3 का 1 से -3, -1 का 2 से -2, फिर 5 का करेंगे -1 से -5, +6 एंड -1, फिर 5 का गुणा 1 से 5, प्लस -3 का गुणा -2 से करेंगे +6, और -1 का गुणा 3 से करेंगे -3 इज इक्वल टू
तो ये हो गया 8 4 12, 12 में से 4 गए, ये हो जाएगी 8। फिर यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ भी 0 हो रहा है, समझो हल करने पर, यहाँ 0, यहाँ 8, यहाँ 0, फिर यहाँ देखो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 हो रहा है, और यहाँ हो रहा है 8। अब ये 8 सब में से कॉमन आ रहा है, तो हमें ए बी इज इक्वल टू 8 कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा इधर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू 8i3, हम बढ़ा देते हैं इसको 1, ए बी इज इक्वल टू 8i3। अब प्रश्न में लिखा है इसकी सहायता से हमें निम्नलिखित समीकरण को हल करना है, और इस समीकरण में जो मैट्रिक्स बनेगी, गुणांकों की जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी, देखो सेकंड वाली, देखो इसका गुणांक क्या है 1 या 1, ये -1 -1 1 1। तो सेकंड वाली मैट्रिक्स का उपयोग इसको हल करने में होगा, तो हमें सेकंड वाली मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो सेकंड वाली मैट्रिक्स को हमने यहाँ माना b, तो हमें b का इन्वर्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर b का इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हल करते हैं। तो b का इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 8 को इधर लाऊंगा, पक्षांतर लूँगा, तो 1/8 a इंटू b, इसको अलग कर देते हैं, इज इक्वल टू i3। अब b इन्वर्स ज्ञात करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में b इन्वर्स का गुणा करने पर तो ये आएगा 1/8 a, b इन्वर्स का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके यहाँ पर b इंटू बी इन्वर्स इज इक्वल टू b इन्वर्स या i3 b इन्वर्स। तो 1/8 a हम जानते हैं स्वतः कोई भी जब इनको गुणा करेंगे, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के इन्वर्स से गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इकाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एटलास्ट i3 लिख सकता हूँ मैं इधर, इज इक्वल टू i3 b इन्वर्स। दोनों पक्ष में हो जाएगा 1/8 a b इन्वर्स, या यूं कह दो b इन्वर्स इज इक्वल टू 1/8 a। अब हम a का मान यहाँ रखेंगे तो b इन्वर्स आ जाएगा, और b इन्वर्स का उपयोग समीकरण को हल करने में करेंगे। देन b इन्वर्स इज इक्वल टू 1/8 a दी गई प्रथम मैट्रिक्स ये वाली, तो ये जाएगा -4 4 4, दूसरी है -7 1 3, और तीसरी है 5 -3 -1। ये b इन्वर्स है, इसका उपयोग हम आगे करेंगे। इसके बाद समीकरण नंबर 2। अब दिए गए समीकरण को हम समीकरण निकाय को क्या लिखेंगे, सीधा यहाँ पर मैं आव्यूह रूप में लिखता हूँ। समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर आव्यूह रूप में लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा 1 -1 एंड 1, प्रथम पंक्ति का गुणांक 1 -1 1, और दूसरी पंक्ति गुणांक क्या आएगा 1 -2 -2, तीसरी पंक्ति गुणांक 2 1 एंड 3, जो ये हो गया मैट्रिक्स गुणांक का मैट्रिक्स। और आव्यूह रूप में लिखने के लिए आएंगे चर पद, और यहाँ आ जाएंगे अचर पद जो है 4 9 1। अब एक्स वाई जेड ज्ञात इसका इधर गुणा करते हैं, इसको हमने यहाँ पर पहले प्रश्न में b माना है, इसलिए मैं इसको b लिखूंगा। अभी तक सभी प्रश्नों में हमने a लिखा था, यहाँ b लिखता हूँ, b x इज इक्वल टू, इसको कोई नया नाम दे देते हैं c, देन x इज इक्वल टू b इनवर्स c। अब b इनवर्स हमने ज्ञात कर लिया ऊपर, यहाँ से मान रख देंगे, c ये रहा हमारे पास, तो हम इस समीकरण 3 में 2 से मान रखेंगे। अब इस भाग को इधर हम साफ कर देते हैं, अब हम समीकरण 3 में मान रखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 3 व 2 से क्या आएगा, देखिए अब x इज इक्वल टू बी इनवर्स। बी इनवर्स क्या है, बी इनवर्स आपके सामने रहा मान 1/8, और ये मैट्रिक्स क्या, मैट्रिक्स क्या है -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 इंटू सी, सी ये वाला है आव्यूह रूप वाला 4 9 1, दोनों को गुणा करेंगे हम तो आएगा 1/8, -4 का गुणा 4 से -16, 4 का गुणा 9 से 36 एंड 4 का गुणा 1 से 4।
-7 का 4 से -28, 1 का 9 से 9, 3 का 1 से 3, 5 का गुणा 4 से 20, -27 एंड -1। हल करें इसको तो 1/8, 36 और 4 40, 40 में से -16 + 40, फिर -28 + 12 और 20 -28। इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, देखो आप, x = 1/8। हल करेंगे तो आएगा 24, 24। इसको हल करेंगे तो आएगा -16 और इनको कटाएंगे तो आएगा -8। अब इसके अंदर 8 का भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा 24 में 8 का भाग लगाएंगे तो 3, 8 में लगाएंगे 16 में लगाएंगे तो -2 और -1 और x को लिख देंगे हम x y z। देन x = आ गया 3, y = आ गया -2 एंड z = -1। यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 14, आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो ए इनवर्स ज्ञात करेंगे पहले हम और इस ए इनवर्स का ही उपयोग यहाँ करेंगे हम। तो हल करना शुरू करते हैं हम। यहाँ पर देखो क्या गिवन है, आपको सॉल्व करेंगे हम। तो गिवन है आपको, मान लेते हैं मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या है, 1 -1 1 2 1 3 -3 1 1 1। तो ये हो जाएगा। अब ये दिया है हमें, इसका सारणिक का मान ज्ञात करें। सबसे पहले सारणिक का मान a = क्या आ जाएगा, सारणिक का मान आएगा इसका, सारणिक का मान = हल करेंगे इसको हम प्रथम पंक्ति के लिए। तो 1 × 1 + 3 -, +1 × 2 + 3 एंड +1 × 2 - 1 = 1 × 4 + 1 × 5 + 1 × 1। देन 4 + 5 + 1 = 10। तो सारणिक ए का मान आ गया 10 और 10 = 0। तो हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। ए इनवर्स का अस्तित्व है, यहाँ लिख सकते हैं आप, ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो ए इनवर्स ज्ञात करें। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें सभी अवयवों का सहखंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम 1 का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो A11 = 1 का सहखंड = 1 1 1 1 2, तो प्लस हो जाएगा और इसकी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ गायब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 - 3 1 1। हल करें इसको तो आ जाएगा +1 + 3 = 4। इसी प्रकार A12 माइनस, क्योंकि 1 और 2, A12 का सहखंड यहाँ लिखना होगा, A12 का सहखंड माइनस, क्योंकि 1 और 2 का योग 3 हो गया विषम, माइनस पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ गायब होगा। तो क्या आएगा यहाँ पर 2 - 3 1 1। हल करेंगे तो क्या आएगा, हल करने पर आएगा यहाँ पर -2 + 3 = -5। फिर तीसरा है 1 3 का सहखंड। इसका सहखंड क्या आएगा, 1 और 3 का योग 4 4 सम, इसलिए प्लस पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। तो यहाँ हल करें इसको हम, या उपसारण लिखते हैं 2 1 1 1। हल करो तो क्या आएगा 2 - 1 = 1। इसी प्रकार A21 का सहखंड, A21 का सहखंड क्या आएगा, A21 का सहखंड -2 और 1 3, 3 हो गया विषम, माइनस दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ गायब, तो आएगा -1 1। देखो A21 का सहखंड, A21 का सहखंड, A21 की उपसारणिक हो गई, उपसारणिक के बाद में इसका आ गया 2। फिर A22 का सहखंड प्लस आएगा, उपसारणिक हल किया 0। A23 का सहखंड माइनस आएगा, 2 3 5 उपसारणिक हल किया तो आ गया -2। A31 का सहखंड 3 और 1 4 प्लस, हल किया 2। 32 के लिए 5 माइनस आएगा, हल किया तो ये आ गया यहाँ पर माइनस, या माइनस से बाहर
तो माइनस माइनस हो गया +5। ये 3 का प्लस आएगा और इसका मान आ गया 3। इस प्रकार हमारे पास सभी अवयवों के सखंड मिल गए। अब हम यहाँ पर सखंड की सारणी बनाएंगे। तो सखंड की सारणी हम यहाँ लिखते हैं, इसके यहाँ पर सखंड की सारणी। सखंड की सारणी को लिखते हैं हम यहाँ पर, जैसे यहाँ ए बी यहाँ यूज करते हैं हम यहाँ पर, इसलिए यहाँ मैं इसको सी नाम दे देता हूँ। सखंड की सारणी हो जाएगी सखंडज सारणी, सखंडज सारणिक सी इज इक्वल टू सखंड की सारणी बोलो क्या आएगी। सखंडज की सारणी सारे सखंड अवयवों को सारणी के रूप में लिखेंगे। तो प्रथम जो हमने ज्ञात किए हैं A11, प्रथम पंक्ति के जो सारे ज्ञात किए हमने सखंड, उसको प्रथम पंक्ति में लिखेंगे। तो 4 - 5, 4 - 5 और 1। तो दूसरी पंक्ति हो जाएंगे 2 0 और -2, और तीसरी पंक्ति में होंगे 2 5 और 3। इस प्रकार सखंडज। अब हम एडजेंट ए ज्ञात करेंगे। एडजेंट ए इज इक्वल टू सी का परिवर्त, देन एडजेंट ए इज इक्वल टू सी का परिवर्त ज्ञात करेंगे। प्रथम पंक्ति को हम प्रथम स्तंभ बनाएंगे 4 - 5 1, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ 2 0 -2, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ, यह आ गया एडजेंट ए। अब हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, और ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। देखिए क्या आएगा, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स क्या बनेगा यहाँ पर 1/, ए का मान सारणी के एक का मान क्या आया था 10 आया था, दिया जाएगा 10। अब एडजेंट ए क्या है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ये ए इनवर्स आ गया। अब हमें क्या करना है, इस ए इनवर्स का उपयोग हम दी गई समीकरण निकायों को हल करने में करेंगे, इसलिए यह समीकरण नंबर डाल देता हूं मैं 1। अब समीकरण निकाय आपके पास दे रखा है, इसको मैं वापस लिख देता हूं इधर। समीकरण निकाय 1 0 1 2 1 0 0 1 1 इंटू x y z इज इक्वल टू 1/2, और दूसरा इधर है 2i 6z - 2x प्लस 2 इंटू 2 0 1। ये आपको समीकरण निकाय दे रखा है। तो पहले आपको उसको हल करना पड़ेगा, हल करके व्यवस्थित करके समीकरण निकाय बनाना है। इसके पहले इन दोनों को गुणा करेंगे। प्रथम इधर दोनों मैट्रिक्स को गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा x से होगा x, 0 का गुणा y से होगा +0, 1 का गुणा z से +z। दूसरी पंक्ति 2 का गुणा x से 2x, 1 का गुणा y से +y, 0 का गुणा z से +0। फिर 0 का गुणा तीसरी पंक्ति लेते हैं, 0 गुणा x से 0, 1 का गुणा y से y और 1 का गुणा z से z। ये बनी दोनों का गुणनफल इज इक्वल टू। अब 1/2 2 का भाग लगाओ इसके अंदर, तो क्या आएगा 2 का भाग लगाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो आएगा y, 2 से 6 3 टाइम कैंसिल 3z, 2 से -2 कैंसिल -x प्लस 2 का गुणा करेंगे अंदर, तो क्या आएगा 2 दूनी 4 0 और 2। ये गुणा कर रहे हैं हम इसके अंदर। अब आगे हल करें इसको ही, तो क्या आएगा देखो, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड को ऐसे कैसे ही x प्लस 0 घटा देता हूँ मैं x प्लस जेड, और इसको यहाँ आएगा 2x प्लस वाई, और यह आएगा y प्लस जेड, यहाँ प्लस है y प्लस जेड। ये बन गई आपके इधर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या बनेगा y प्लस 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3z, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -x प्लस 2। अब संगत अवयवों को बराबर करेंगे तो ये आएगा x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इधर का अवयव इधर का अवयव दोनों को बराबर किया
और व्यवस्थित करेंगे तो आएगा x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। समीकरण नंबर निकाय का पहला समीकरण हो जाएगा, इसको 2 नंबर डाल दिया मैंने। दूसरे योग को बराबर करेंगे तो आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3z। तो आएगा 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0, समीकरण नंबर 3। और अगला है y प्लस जेड माइनस इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 4। अब हम यहाँ पर तीनों जो समीकरण आए हैं, यहाँ समीकरण निकाय बने, तीनों को साथ में लिखते हैं यहाँ पर, तो वापस हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं x समीकरण निकाय। क्या बनेगा समीकरण निकाय? फर्स्ट समीकरण बनी है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। दूसरी बनी है आपके 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0। और चौथी बनी है यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। अभी आपके पास समीकरण निकाय बनी है। अब इन समीकरण निकायों को हम आव्यूह रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे? आव्यूह रूप। आव्यूह रूप में क्या होगा? फर्स्ट आव्यूह बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा 1 माइनस 1 1। यहाँ से प्रथम पंक्ति से बना 1 माइनस 1 1। यहाँ से आएगा 2 1 एंड माइनस 3। और यहाँ से आएगा 1 1 1। फिर यहाँ आ जाएगा सेकेंड मैट्रिक्स x y z इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके 4 0 2। ये बन गया आव्यूह रूप में। अब इसको हल करना है, इसलिए हम आव्यूह सिद्धांत से हल कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, ये जो यहाँ आव्यूह बना, पहला मैट्रिक्स बना है, ये मैट्रिक्स आपके दी गई मैट्रिक्स जो प्रश्न में दे रखी है, दोनों मैट्रिक्स बराबर है। तो प्रश्न में जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको हमने ए माना था, इसको भी हम ए मान लेते हैं, जो हमेशा यही मानते हैं हम। देन ए एक्स इज इक्वल टू बी, देन एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स हमने ज्ञात किया है, अभी वहीं से इसका मान रख देंगे। आपको अलग से ए इनवर्स ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। और ए इनवर्स का मान हम वहां से लिख देते हैं। और बी का मान ये रहा आपके पास 402। ए इनवर्स का मान रखने पर जो हमने पहले ज्ञात किया है वो वहां से रखेंगे। देन x इज इक्वल टू ए इनवर्स का मान था वहां पर 1/10। 1/10 के बाद मान था वहां पर सारणिक थी 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 3। ये तो हुई ए इनवर्स इंटू बी। बी क्या है? बी एरिया आपके अचर पदों का 4 0 2। अब हमें यहाँ पर भी दोनों मैट्रिक्स को गुणा करना है। 1/10 बाहर, इन दोनों को गुणा करेंगे। तो गुणा करो आप, किसका किससे गुणा करेंगे? हम पहले 4 का गुणा करेंगे हम 4 से, 4 चौक 16 प्लस 0 2 का गुणा 0 से, प्लस 2 का गुणा 2 से, प्लस 4 -5 का गुणा 4 से, -20 0 का गुणा करेंगे 0, 5 का गुणा 2 से 10, फिर 1 का गुणा 4 से 4, -2 का 0 और 3 का 2 से 6। हल करें इसको। देखिए हल करने पर क्या आएगा यहाँ पर? x इज इक्वल टू 1/10 अपने स्थान पर 16 और 4 20, -20 प्लस 10 -10 और 6 4 10। 10 का अंदर भाग लगा देंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 -1 एंड 1। 10 का भाग लगा दिया हमने अंदर और x की वैल्यू दे x y एंड z। 2 -1 1। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू 1। यही इस प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा A तथा शीर्ष हो तो सिद्ध कीजिए कि, ये हमें दे रखे हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजा भी दे रखी है, शीर्ष भी दे रखी है। हमें सिद्ध करना है कि सारणिक का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a⁴। तो ये सारणिक जो बन रही है, ये सारणिक त्रिभुज के क्षेत्रफल से मिलती जुलती सारणिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल करने के लिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल लिखेंगे। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है? समबाहु
त्रिभुज की भुजा इज इक्वल टू ए। इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा इसका, हम जानते हैं क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसलिए ये भी इसको हो जाएगा हल करने पर √3/4, भुजा है यहाँ ए, इसलिए ए स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम यहाँ डेल्टा से लिखते हैं, नंबर 1। अब फिर आपको दे रखे हैं समबाहु त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं। त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या दे रखे हैं? पहला शीर्ष है x1 y1, दूसरा शीर्ष है x2 y2 और तीसरा शीर्ष है x3 y3। अब जब शीर्ष के निर्देशांक दे रखे होते हैं उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 सारणिक x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये हमने पहले पढ़ा है सूत्र। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को इसको भी हम डेल से लिख सकते हैं। देन डेल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। समीकरण नंबर 2 ये हमें गिवन है, गिवन से हमने निकाल दिया। अब हम चलते हैं सिद्ध क्या करना है हमें। तो सिद्ध करने की हम LHS लेते हैं। LHS इज इक्वल टू आपको दे रखी है x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप होल स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर को हम बाहर ले, 2 को बाहर कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पर इसका स्क्वायर अंदर रहेगा। बड़ा प्रश्न या सारणी बनाते 2 बाहर कॉमन लिया मैंने, 2 बाहर कॉमन लिया तो अंदर क्या हो गया x1 y1 1। तीसरे स्तंभ में से 2 कॉमन लेना, केवल x2 y2 1, x3 y3 1। ये 2 कॉमन लेने से और ये इसका होल स्क्वायर है, इसलिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और अंदर हो जाएगा वापस x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो सूत्र बनता है यहाँ पर, अब इसके साथ 1/2 चाहिए। तो 1/2 चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूँगा, 4 का गुणा और 4 का भाग कर सकते हैं यहाँ पर, या यूँ कह दो यहाँ से मान निकालते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से इस सारणिक का मान क्या आएगा, 2 का तिरछा गुणा कर दूँ मैं इधर और यहाँ मान रख दूंगा, यहाँ बड़ा कोष्ठक भी लिख देता हूँ वापस। तो इसका मान लिखता हूँ मैं समीकरण 2 से। तो क्या आएगा समीकरण 2 से मान 4 अपनी जगह पर, और इस पूरे का मान किसका, इस सारणिक का मान 2 का करेंगे तिरछा गुणा, तो यह आएगा कोष्ठक के अंदर 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल का होल स्क्वायर। फिर आ गया ये 4 इंटू होल स्क्वायर कहेंगे तो फिर 4 त्रिभुज के क्षेत्रफल का स्क्वायर। ये हमने मान कहाँ से लिया, ये मान लिया हमने समीकरण 2 से। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का स्क्वायर का मान हम कहाँ से लेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 से मान लेंगे। तो क्या आएगा देखो 4 इंटू 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल समीकरण 1 से मान रखेंगे और उसका होल स्क्वायर भी है, तो √3/4 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर समीकरण 1 से। अब इसको हल करना है। हल करने के लिए मैं यहाँ से इसको साफ करता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, हाँ तो इसका क्या होगा यहाँ पर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 और ए स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर ए की पावर 4। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल इज इक्वल टू 3 ए की पावर 4। LHS को लेके चले थे हम और ये हमारे पास हो गई RHS। ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, या यूँ कह दो आप लास्ट में वापस x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए की पावर 4। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। इसी के साथ प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट हो गई आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित उदाहरण आप लोगों ने सबने किताबों की व्यवस्था कर ली होगी, इसलिए मैं आज आपको उदाहरण जो है
PDF में नहीं भेजूंगा, आपको ही अपनी बुक्स की सहायता से उदाहरण समझकर हल करने का प्रयास करना। प्रश्नावली 5 कंप्लीट। अब हम अगली क्लास में प्रश्नावली 6 शुरू करेंगे। थैंक्स।